सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। दोस्तों, क्लास 10th की आप हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज आप हमारे साथ देख रहे थे। आज का क्लास 10th का चैप्टर आप देख सकते हो, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। चैप्टर 5th है। वैसे कहेंगे कि चैप्टर 3rd भी है ये, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी ऑफकोर्स इसे 3rd चैप्टर के उसमें रखा गया। बट क्योंकि हम सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं, इसलिए हमें सारे चैप्टर देखने की जरूरत है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम समझेंगे कि किस तरीके से पूरे की पूरी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई पूरे के पूरे इंग्लैंड में, और उसका किस तरीके से प्रभाव भारत के अंदर पड़ता है वो समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है। अगर आप सभी लोग क्लास 10th की हिस्ट्री पाठशाला के साथ करना चाहते हैं, सो आई मोस्ट वेलकम टू यू। आप हमारे साथ जरूर जुड़िए और मस्त तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हिस्ट्री को सही अंदाज में पढ़ना चाहिए। बोरिंग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी। अगर आप सभी लोग हमारे साथ किसी प्रकार के नोट्स को चाहते हैं तो आप सभी जुड़ सकते हैं एपी फैमिली पे, जिसमें आपको नोट्स मिलते हैं। और साथ में अगर कोई भी क्वेरीज करनी है तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ साथ कहीं ना कहीं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये होगा कि बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि जिस समय वर्ल्ड के अंदर, इवन वैसे तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड से करी जा रही है, जिस समय औद्योगिक क्रांति नहीं होती थी तो उस समय क्या व्यापार नहीं होता था, तो उस समय व्यवस्थाएं कैसे चलती थी, हमें वो समझना है। उसके बाद हमें समझना है कि कारखानों का उदय किस प्रकार से हुआ, हम वो समझेंगे। एंड देन उसके बाद हम समझेंगे द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिक परिवर्तन की जो गति हुई कितनी तेजी से हमें देखने को मिलती है। ओके, तो ये पहला पार्ट है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े होते हैं हिस्ट्री के, तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है तरीके से। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में चैप्टर बड़ा ही गंदी तरीके से छाप रखा है, मैंने इसे कलर्ड में लेके आया हूँ मैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईपी पॉल म्यूजिक कंपनी। ये देखिए ईपी पॉल म्यूजिक कंपनी है, आप देख सकते हो न्यूयॉर्क के अंदर ये पब्लिश हुई। और न्यूयॉर्क के अंदर आप देख सकते हो 22 ST लिखा हुआ है, लेकिन इसका टाइम पीरियड जो है लगभग लिखा हुआ 19वीं शताब्दी समथिंग में। तो इस चित्र का नाम है डॉन ऑफ द सेंचुरी। इस डॉन ऑफ द सेंचुरी के अंदर ये ऐलान करा गया है कि किस तरीके से एक लेडी जो है, वो जो लेडी है आप देख सकते हो, उसकी उड़ान जो है पंखों, पाँव पर पंखों वाले पहिए हैं, देख सकते हो पाँव पर पंखों वाले पहिए हैं। और आप इसने कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा ये दिखाने की कोशिश करी हुई है कि इस चित्र में दिखाया गया है कि देवी जैसी तस्वीर है, देवी की हाथों में नई सदी का ध्वज है। ये झंडा एक तरीके का आप देख सकते हो झंडा है, और ये झंडा जो है प्रगति का फरिश्ता अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं पैर जो है आप देख सकते हैं, पाँव जो है पहिए वाले पंख में लिपटे हुए हैं, और ये समय का प्रतीक है और भविष्य में दिखा रहा है किस तरीके से उन्नति होगी रेलवेज की, कैमरे की, मशीन की, प्रिंटिंग प्रेस की और कारखानों की। मतलब एक ऐसा राइटर, एक ऐसा विजनरी राइटर, एक कैसेट कंपनी है, उस कैसेट कंपनी ने इसको प्रिंट करके दिखाया कि आने वाला भविष्य जो है कुछ ऐसा होगा। उसके साथ साथ एक और पिक्चर आपकी बुक में दिखाया हुआ, और वो पिक्चर आपको ये दिखाई देगा टू मैजिक। इसमें टू मैजिक यानी कि दो जादूगर में टू मैजिशियन। एक मैजिशियन के हाथ में हम देख सकते हो चिराग है, ये चिराग बना हुआ है, और चिराग में किस तरीके से वो रगड़ के इस महल को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा मैजिशियन जो है किस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जहाज, पुल, मीनार और ये सब चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो राइटर हैं, राइटर कह रहा हूँ, पेंटर, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं। चैप्टर ही वेस्टर्न कंट्रीज़ का है, लेकिन इन दोनों पिक्चरों से हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से भविष्य में डेवलपमेंट होने वाले हैं, एज ऑफ रेवोल्यूशन होने वाला है, उसके बारे में इन राइटर्स ने पहले से ही अपनी पिक्चरों में दिखाने की कोशिश करी है। यानी कि ये राइटर या तो एलियन हो सकते हैं या तो बहुत बड़े विजनरी व्यक्ति हो सकते हैं, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। ये उस समय बना के दिखाई उन लोगों ने पेंटिंग, जिस टाइम पीरियड पे लोगों ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि ये है क्या। तो यह छवियाँ किस प्रकार विकसित हुई, इन विचारों से हमारा क्या संबंध है, क्या औद्योगिक क्रांति के लिए तीव्र तकनीक विकास हमेशा ज़रूरी है, क्या आज भी हमेशा तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं, औद्योगिक क्रांति से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हम औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। मतलब एनसीईआरटी खुद से बोल रही कि इतने सारे क्वेश्चन हैं,
इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि नहीं, तकनीक कैसे बढ़ा, इसका हमारे जीवन में क्या असर पड़ा, किस तरीके से आने वाले समय में क्या मशीनरीकरण ही रहेगा, क्या यही अस्तित्व में रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमसे एनसीईआरटी पूछ रही है और ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ का उत्तर देने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले अगर आप देखें तो अगर हम हिस्ट्री में किसी भी तकनीक को सेटअप कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं, तो फैक्ट्री को सेटअप करने से पहले हमें ये जानना होगा, हमें बहुत ही आसानी से जानना होगा, कहीं भी फैक्ट्री अगर सेटअप हो रही है तो कहीं ना वहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन विद सेटिंग अप द फर्स्ट फैक्ट्री। मतलब अगर हमें कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो हमें फैक्ट्री सेटअप करने की ज़रूरत है, और अगर हम फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, और किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑफकोर्स वो लोग कहाँ से आएंगे, इनको किस तरीके से काम मिलेगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। इवन बिफोर द फैक्ट्रीज बिगिन ड्यू टू लैंडस्केप इन द इंग्लैंड एंड द यूरोप देयर वाज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्शन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब जिस समय पे पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज नहीं आई थी, चाहे यूरोप की बात ले लो, चाहे इंग्लैंड की बात ले लो, उस टाइम पे भी प्रोडक्ट बनते थे इंटरनेशनल मार्केट के लिए। एग्जांपल देता हूँ भारत का। भारत में मुग़ल लोग थे, क्या वो लोग महंगे कपड़े अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या कपड़े नहीं पहना करते होंगे? अगर वो लोग पहना करते होंगे तो उनके लिए कपड़े कहाँ से बनते होंगे? दूसरे लोग जो कपड़े पहना करते थे उनके लिए कैसी चीज़ें बनती होगी? उस टाइम पीरियड पे क्या कोई भी तकनीक नहीं होगी? ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो चीज़ें मिलती थी लोगों को, उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं पहले से हो रहा होता है, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पोर्ट्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको आदि लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी में, यानी कि किसी भी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ चित्र में आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए, एक चरखे पर केवल एक ही ताल की तकली जो है, ये तकली से कहते हैं, ये लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री से पहले कुछ इंडस्ट्रीज होती थी जिसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट्रो इंडस्ट्री, यानी कि यही इंडस्ट्रीज होती थी जो इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ों को कहीं ना कहीं बनाने के लिए मदद करती थी। बहुत सिंपल है, नॉर्मल है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि जब फैक्ट्री स्टार्टअप होगी तो ऑफकोर्स मास प्रोडक्शन होगा, बहुत बड़े लेवल पर सामान बनेगा, लेकिन उससे पहले छोटे लेवल पे सामान बनता था और लोग घरों के अंदर सामान बनाते थे, बस, और कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। उस समय व्यापारियों की स्थिति क्या होती थी, याद रखिएगा। देखिए 17 और 18 सेंचुरी की अगर हम बात करें, जो व्यापारी मर्चेंट लोग होते थे वो टाउन्स में रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कंट्री साइड में जाना पड़ता था, क्योंकि सप्लाई टू मनी पीजेंट एंड आर्टिशन एंड परस्यूइंग दैम फॉर द प्रोसीजर ऑफ एन इंटरनेशनल मार्केट। मतलब यूरोप में जो बड़े बड़े शहरों के अंदर जो लोग रहा करते थे वो बिजनेसेस के लिए कहीं ना कहीं शहर को छोड़कर गांव जैसे इलाकों के अंदर जाते थे, और गांव जैसे इलाकों के अंदर इसलिए जाते थे क्योंकि वहीं पे ही सामान बना करता था। कारण सिंपल सा ये होता था, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते थे, जो जैसे मान लीजिए इंग्लैंड के अंदर कोई राजा है, इंग्लैंड के अंदर अगर कोई राजा है तो वो कोशिश करेगा कि इंग्लैंड में जो बड़े बड़े व्यापारी हैं ना, जिनसे उनकी सेटिंग है अच्छी तरीके से, उनको ही बिजनेस करने के लिए वो शहरों में फैक्ट्रीज बनाने का मौका देगा। लेकिन जो दूसरे मर्चेंट या व्यापारी हैं वो अपने सामान को डेवलप करने के लिए टाउन्स में नहीं रह सकते थे। टाउन्स में ना रहने का कारण सिंपल सा ये था कि उन लोगों ने मोनोपोली क्रिएट करवा रखी थी राजा के द्वारा कि हम बिजनेस हम ही कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा यही लिखा हुआ है। देखो, शिल्पकारों को प्रशिक्षित करके उत्पादन के संघों, मतलब नॉर्मल सा हिंदी में अगर मैं बताऊँ, ये हिंदी थोड़ी सी खतरनाक लिखी हुई है, लेकिन बस आप इतना समझने की कोशिश करिएगा कि राजे रजवाड़े जो होते थे इंग्लैंड के अंदर, जो राजा होते थे, वो बड़े बड़े नोबैलिटी क्लास को ही बिजनेस करने दिया करते थे टाउन्स के अंदर, जबकि दूसरे मर्चेंट्स व्यापारी जो होते थे वो गाँव के अंदर जाते थे, लोगों से मिल के व्यापार किया करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रूलर ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स टू द मोनोपोली राइट to procedure and track in the specific product. It is therefore difficult for the new merchant to set up business in towns so that they turn to the countryside. नॉर्मल सा है ना,
मतलब जो रूलर्स होते थे वो ग्रांट किया करते थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को जो स्पेशल गिल्ड्स के लोग हुआ करते थे। मान लीजिए इंग्लैंड के अंदर किसी बंदे को पहिया बनाना है ना, व्हील बनाना है, तो ऑफ कोर्स व्हील बनाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा। और मान लो कि अगर नया मर्चेंट जो है उसको अगर बिजनेस करना है तो उसको कंट्री साइड में ही जाना पड़ता था। नॉर्मल सा ये कि कंट्री साइड में ही बंदा वो जाएगा, अदरवाइज काम ये नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग आर्टिशंस के पास शहरों को छोड़कर गाँव के अंदर इन लोगों ने जाना चालू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे वहाँ पे ऑफ कोर्स खुले मैदानों की वजह से, उनकी ज़मीनें कम होने की वजह से उनको काम करना पड़ा। अब ये कॉमन्स क्या है आप समझ लीजिए, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि जंगलों में जो लोग रहा करते थे, मतलब जो लोग गांव के अंदर भेड़ बकरियां चराया करते थे, कॉमन्स वो होते थे कि ज़मींदार के पास जितनी भी ज़मीनें होती है ना, उसके बाद उन्होंने दूसरे और इलाकों को कैप्चर करना चालू कर दिया। मतलब जो भेड़ बकरियां इन इलाकों में चरने के लिए आती थी ना, अब वो इलाके कैप्चर होते चले गए, इसीलिए बेचारों को काम धंधे कम होते चले गए। ठीक है, काम धंधे कम होते चले गए, और काम धंधे जब कम होते चले गए तो उन लोगों को क्या करना पड़ा, उन लोगों को पूरी तरीके से अब क्या करना पड़ा, बेचारे वो लोग कहीं ना कहीं अब जो व्यापारी घर उनसे काम करवाएंगे ना, उनको उन्हीं के जीवन पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। सिंपल सा बस, और इसमें कुछ नहीं है। इसीलिए इन लोगों को कहा जाता था, न्यू मर्चेंट्स होते थे या न्यू मर्चेंट शहरों की साइड जाते थे, और जब वो शहरों की साइड जाते थे तो इन लोगों को बिजनेस मिल जाता था, क्योंकि बेचारे पुराने किसान, गरीब किसान अपने घरों के अंदर ही ऑल्टरनेट सोर्स की तलाश में, पैसों की तलाश में बड़ी ही मेहनत से घरों के अंदर काम करने लग गए। इससे क्या हुआ, इससे इन लोगों को कच्चा माल मिलने लग गया, इन्होंने फिनिशिंग गुड्स देके न्यू मर्चेंट्स को सामान सौंपने लग गए, इससे इनका भी जीवन यापन चलने लग गया और न्यू मर्चेंट्स के लिए भी बिजनेस आना चालू हो गया। तो ये स्थिति अगर आप देखो तो बहुत अच्छी हुई, क्योंकि ये लोग अपने घरों के पास रह के, खेतों के पास रह के काम धंधा कर लिया करते थे, इनको शहरों में आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये वो स्थिति थी जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। ठीक है, तो ये ज़रूर आप समझने की कोशिश करिएगा। तो इसकी वजह से टाउन्स और कंट्री साइड के बीच में रिलेशंस बनना चालू हो गया। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं इन लोगों ने कि मर्चेंट वर बेस्ड इन टाउन बट वर्क डन मोस्टली इन द कंट्री साइड। मर्चेंट्स रहते शहरों के अंदर थे पर ज़्यादातर काम कंट्री साइड में ही होता था। कारण वही कि मर्चेंट रॉ मटेरियल लेके वहाँ जाते थे गाँव के अंदर, गाँव के लोग उनको सामान बना के बेच दिया करते थे शहरों के अंदर, और शहर ये मर्चेंट लोग शहरों में आके इन चीज़ों को बेच देते थे। तो इस तरीके से काम धंधा चलता रहता था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेपर, स्टेपल, फुलर्स और कार्डिन, ये 3-4 शब्द हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। स्टेपल हिसाब से वो स्टेपल करते या छांटते थे। फुलर्स हुए हैं ऐसे व्यक्ति जो के सहारे कपड़ों को समेटता है। तो ये सारे उन लोगों का काम है जो छोटे लेवल पे काम कर रहे थे। इसके बारे में आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हो। मर्चेंट क्या करते थे, जो मर्चेंट होते थे वो इंग्लैंड से क्या करते थे, वुलन जो चीज़ें हैं वो लेके चले जाते थे, है ना, वो स्पिनर को दे देते थे। स्पिनर उनसे अपना धागा बनाता था, और धागा बनाने वाला फिर बाद में कलर वाले के पास, डायर वाले के पास इसको भेज देता था। इस तरीके से सिस्टम होते होते लंदन के अंदर ये मार्केट बनती चली गई, और उसके बाद शहरों के अंदर धीरे धीरे होना चालू हो गया। तो ये वो सिलसिला था। अब क्लास 10th में, क्लास 11th में जब आप जाओगे तो आप देखोगे इसकी शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई। इंग्लैंड में होने का सिंपल सा कारण ये था कि इंग्लैंड के अंदर कहीं ना कहीं एक ही राजा था, एक ही कॉइन करेंसी थी, एक ही शेयर मार्केट थी। इसी वजह से बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया, और कॉटन वहाँ पे पहली इंडस्ट्री थी। अब क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री पहले थी तो शुरुआती समय में पुरानी मशीन, हाथ से चलाने वाली मशीन यही होती थी। लेकिन रिचर्ड आर्कराइट पहला बंदा था जिसने न्यू तरीके की मशीन बनाई, और न्यू तरीके की मशीन बनाने के बावजूद अगर आप देखो तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं तेज़ी से होने लग गया, और उससे लेबर की क्वालिटी बढ़ने लग गई, सामान की क्वांटिटी बढ़ने लग गई, ये सारे काम धंधे बहुत तेज़ी से होने लग गए। तो इसी वजह से दिस अलाउ अ मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसीजर, अ वॉच
over quality and the regulation of labor, all of which have been difficult to do when production was in the countryside। मतलब पहले के टाइम पीरियड में क्या होता था कि वो भाई जो भी घर में काम कर रहा है तो वो बोलता था भैया आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। लेकिन जब मशीनों की शुरुआत बननी चालू हो गई तो वहाँ से इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई। इसी वजह से आप देखोगे 1755 से लेके 1885 तक इंग्लैंड में नई टेक्नोलॉजी आई और नई टेक्नोलॉजी की वजह से फिर पूरे यूरोप के अंदर इसका व्यापार बढ़ने लग गया। और बढ़ने की वजह से आप देखोगे कि इंग्लैंड के अंदर गुड्स और जो मार्केट थी वो दूसरे सिस्टम के हिसाब से दूसरे प्लेसेस पे जाने लग गई और यहाँ पे फिर औद्योगिकरण की रफ्तार बहुत तेज़ी से होने लग गई। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन समझ में आता है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज़ थी, मतलब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो कितनी तेज़ी से हो रहा था, उसके बारे में भी हमें समझना है सेकेंड पार्ट में। तो पहले कॉटन जो था वो आप देख सकते हो कि 1840 से पहले ये पहला फ्रेज था जिस टाइम पीरियड पे कॉटन जो था वो नॉर्मल मशीनों से बन के चलता था। और उसके बाद रेलवेज़ की शुरुआत भी वहाँ पे होनी चालू हो गई। और उसके बाद अगर आप देखो तो ब्रिटेन के अंदर हमने स्टील और उसके बाद आयरन इन सबको एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, और इसको ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया। मतलब बहुत तेज़ी से बनी, बहुत तेज़ी से कॉटन का विकास हुआ, कॉटन से कपड़े बने, रेलवेज़ बनी, रेलवेज़ बनने के बाद एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान जाने लग गया। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चालू हो गई, इसकी वजह से वहाँ बैंक चालू हो गए। ये वाले पार्ट एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप देखो न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस। देखो जैसे जैसे नई थी, जो पुराने व्यापारी होते थे उनको एकदम से डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। ना करने का कारण सिंपल सा ये होता था कि भैया जो नए बिजनेस करने वाले लोग आएंगे या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग आएंगे उनको भी तो बताना होगा कि फैक्ट्री के अंदर काम किस तरीके से किया जाता था। तो एकदम से जो गांव के अंदर काम करने वाले नॉर्मल व्यापारी ट्रेडिशनल काम करने वाले लोग थे वो एकदम से इंडस्ट्रीज़ के अंदर नहीं आ जाएंगे। उसका कारण सिंपल सा ये होता था कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, ये जो कपड़े में काम करने वाले लोग हैं, ये धीरे धीरे परिवर्तित होना चालू होंगे जब तक आप देखोगे मशीनरीकरण सही तरीके से नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन होने लग गया समय के साथ साथ, धीरे धीरे इनोवेशन होने लग गया। इनोवेशन में आप देखोगे मशीन डेवलप होने लग गए। पहले नॉर्मल थी फ्लाइंग शटल लूम, फिर स्पिनिंग जेनी, फिर वाटर फ्रेम, उसके बाद पावर लूम, बहुत सारी चीज़ें इंग्लैंड में बननी चालू हुई। इसकी वजह से काफ़ी इंग्लैंड जो है वो डेवलप होने लग गया। और यहाँ पे पहले लोग हाथों से बनाते थे, फिर स्टीम पावर बन गया। स्टीम पावर से क्या हुआ कि जो भाप का इंजन था उससे फिर भाप की जो चीज़ें थी उससे इंडस्ट्रीज़ बनने लग गई। तो शुरुआती समय में आप देखो तो 3 स्टीम इंजन जो थी वो बनाई गई। अंदर 80 जो थी वो के अंदर थी, 9 जो है माइनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर थी। मतलब कॉटन इंडस्ट्री अभी मशीन से बिजली से चलने वाली नहीं बनी है, अभी स्टीम से चलने वाली बनी है। तो स्टीम से उस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हो 1830 के दशक में फैक्ट्री कुछ इस प्रकार की थी, आप देख सकते हो। इस समय के साथ इसमें भी डेवलपमेंट होना चालू हो गया। तो ये वो टाइम पीरियड था जिस समय पे न्यूज़ कॉमन्स जो है उसने स्टीम काफ़ी और अच्छा बनाने की शुरुआत करी। और उसके बाद फिर जेम्स वॉट है उसने और इंडस्ट्री को पेटेंट करवाया गया, और पेटेंट करने के बाद पूरी तरीके से ब्रिटेन में और तेज़ी से बूम होना चालू हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लैंड, जहाँ पे इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री बनी और उसका डेवलप होते होते वो और अच्छी होती चली गई। सो वीडियो की लेक्चर सीरीज़ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम और डीपली समझेंगे कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। जब तक के लिए बहुत है, आगे बढ़ते रहेंगे तो और समझेंगे कि किस तरीके से जो बेचारे गाँव में काम करने लोग थे उनकी स्थिति कैसे थी, जब फैक्ट्रीज नहीं थी तो लोगों को रोज़गार कैसे मिलता था, वगैरह वगैरह। तो जब तक के लिए दिस इज इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।